नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जन्म कुंडली का फलादेश करके बताता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म कुंडली है। इसमें सरकारी नौकरी के भी योग हैं और इसमें हम नवमांश कुंडली को भी देखेंगे। साथ में सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे हम इस जन्म कुंडली में उसका प्रयोग करें, साथ में नक्षत्रों के द्वारा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जन्म कुंडली में जब भी हम फलादेश करते हैं तो ग्रहों की डिग्री और नक्षत्रों को आकलन में लेना बहुत जरूरी है। बिना नक्षत्रों के हम क्या है आकलन को ऐसे ही तूर तुके मारते रहते हैं। मैं इस वीडियो में और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे 400 से भी अधिक वीडियो हैं जिनके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से नक्षत्र के अनुकूल और सॉफ्टवेयर के ऊपर पूर्ण रूप से वीडियोज़ में दर्शाया गया है कि मैंने फलादेश करने के सिर्फ तरीके बताए हैं और फलादेश कैसे किया जाए, उनको कैसे सीखा जाए, वो सब चीज़ें बताइए तो आप उन सब का लाभ लें। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो जन्म कुंडली है, ये सिंह लगन की जन्म कुंडली है और जो सिंह लगन के जो मालिक हैं, वो आपके सूर्य देवता होते हैं और सूर्य देवता कन्या राशि के अंदर है, यानी कि बुध की राशि है कन्या। और बुध देवता जो हैं वो सूर्य की राशि में, यानी कि सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे जो लग्न है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण होता है जब भी हम कुंडली देखते हैं तो लग्न की महत्ता बहुत है, क्योंकि लग्न क्या है, हमारा शरीर है और ये जो लग्न की डिग्री है ये हमारे शरीर में मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली सारी की सारी जो व्यवहार कुशल बातें हैं उनको दर्शाता है। यानी कि लग्न 11.23 डिग्री मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र का मतलब है सिंहासन और ये नक्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण टॉप का नक्षत्र माना गया है मघा। और मघा नक्षत्र का मालिक जो है वो केतु है, यानी कि लग्न जो है वो मघा नक्षत्र में है और मघा नक्षत्र का मालिक केतु जो नवे घर में बैठा है। नवा घर जो है वो यात्राओं का है, अपने घर से दूर रहने का है, ट्रांसफर रहने का और स्थान परिवर्तन का है। यानी कि जातक जहां पे जन्म लिया है अब वो वहां पे नहीं रह पाएगा, वो वहां से कहीं ना कहीं दूर रहेगा। यानी कि अगर जातक राजस्थान में पैदा हुआ है तो वो बॉम्बे शिफ्ट हो जाएगा, अगर बॉम्बे में पैदा हुआ है तो बेंगलोर चला जाएगा या विदेश चला जाएगा। यानी कि वो अपने घर से स्थान परिवर्तन करेगा ही करेगा, ये आज नहीं तो कल, या फिर वो करे या उसको उसके बच्चे करवा देंगे। वो किसी भी रूप में होगा तो इस तरह से परिवर्तन होगा, क्योंकि ये इसका नक्षत्र दिखाता है। केतु जो है वो मंगल के राशि में है और शुक्र की भरणी नक्षत्र में है। शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण केतु यहाँ पे थोड़ा सा शुभ हो गया। भाग्य भाव में अगर केतु चला जाता है तो यहाँ पे बहुत तकलीफ दे देता है, क्योंकि क्या कर देता है कि वो भाग्य के अंदर एक लकीर खींच देता है कि आदमी को मिला तो सब कुछ लेकिन यहाँ पे कमी रहेगी, उस कमी के कारण उसकी कभी भरपाई नहीं हुई। जैसे मान लीजिए जीवन में नौकरी वोकरी बहुत बढ़िया हुई लेकिन जो है वो क्या हुआ कि जब तक का शादी नहीं हुई या शादी हुई तो उसका सुख नहीं मिला, या फिर संतान नहीं हुई, या फिर क्या हुआ उसको पिता का सुख नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे केतु भरणी नक्षत्र में है जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र जन्म कुंडली के अंदर तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में ही स्वराशि का बैठा है और वहां पे शुक्र इस केतु को सातवीं दृष्टि से देख भी ले रहा था। तो इसका मतलब है कि वो इसको यहाँ पे नवे घर में बैठ के कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करने नहीं देगा। केतु क्रैक्स को दिखाता है, वो एक ऐसी दरार है, यानी कि बहुत अच्छी जो है बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है लेकिन उसमें बीच में दरार पड़ गई या ऐसी जगहों पे दरार पड़ गई तो उसका क्या है कि पूरा का पूरा शो ही खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये यहाँ पे केतु जो है वो बुरा करना चाहता है लेकिन शुक्र उसको करने नहीं देगा, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि जन्म कुंडली के अंदर कन्या जो महत्वपूर्ण राशि होती है, यानी कि जल अन्नपूर्ण भूमि, इस कन्या राशि का पूरा शब्द अर्थ है जल अन्नपूर्ण भूमि। और इस राशि के अंदर सूर्य गुरु और मंगल, सूर्य मंगल जो है पराक्रम योग माना जाता है और यहाँ पे गुरु जो है वो इनके साथ बैठे हैं। यानी कि अगर हम देखते हैं तो तीनों के तीनों स्वर्ण ग्रह, यानी कि सूर्य भी सोने का, गुरु भी सोने का और मंगल भी सोने का। अगर आप इन तीनों के रत्नों को देखोगे तो सोने में ही पहने जाते हैं और इनको स्वर्ण ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एकदम चमकीले हैं और जातक के चेहरे पे रौनक और चमक को दिखाते हैं और तीनों के तीनों जो हैं वो एक तरह से पुरुष कारक ग्रह माने गए हैं। तो यहाँ पे स्वर्ण ग्रह हैं और तीनों के तीनों यहाँ पे सेकंड हाउस में होने से वो सरकारी नौकरी के योग भी बना देते हैं, या फिर कोई भी प्राइवेट फर्म भी होगी तो बहुत बड़ी प्राइवेट फर्म होगी जो मतलब उसका काम देश विदेश में होगा और वो एकदम पूरी की पूरी लिमिटेड होगी, हर तरह से वो एकदम सिक्योर होगी, यानी कि गवर्नमेंट नौकरी से भी ज़्यादा बेहतरीन होगी।
यहाँ पे इस तरह का योग दिखता है। साथ में सूर्य मंगल का एक साथ होना पराक्रम योग भी है और कुल दीपक योग भी बन जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जब जन्म लेते हैं तो परिवार की उन्नति कर देते हैं। यानी कि पिता, मान लीजिए उससे पहले पिता की ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के जन्म लेने के बाद पिता की ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। माता पिता आपस में बहुत सारा झगड़ा करते थे, मन मुटाव चलता, लेकिन जैसे ही जातक जन्म लिया, घर में एकदम सुख शांति होगी, घर में सब कुछ, क्योंकि सबका भाग्य उदय कर देता है। ऐसे जातक जो है वो जन्म होते ही भाग्य उदय कर देते। क्यों कर देते हैं, इसका कारण क्या है? अगर आप सूर्य को देखो 14.11 डिग्री हस्ता नक्षत्र के दूसरे चरण में, गुरु 17.52 डिग्री हस्ता नक्षत्र के तीसरे चरण में, मंगल 11.5 डिग्री हस्ता नक्षत्र के पहले चरण में, यानी कि तीनों ही तीनों जो हैं हस्त नक्षत्र में है। और हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा जो है वो गुरु की राशि में 5वें घर में ऊर्जावान हो रहा है। धनु राशि में चंद्रमा ऊर्जावान होता है, मीन राशि में भी चंद्रमा ऊर्जावान होता है, और वृषभ राशि में भी चंद्रमा उच्च का होता है, वहां पे भी ऊर्जावान है, और स्वराशि में भी होता है। तो चंद्रमा यहाँ पे ऊर्जावान हो रहा है, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व राशि तो है, लेकिन जला देने वाली राशि नहीं है, ये भरण पोषण वाली राशि है, ज्ञान देने वाली राशि है। तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। चंद्रमा 12वें घर का कारक है। 12वें घर का मतलब है कि जातक को अपने पैरों पे खड़ा होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, इन्वेस्टमेंट करना, और जातक जो है वो यहाँ पे जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्सिबल बनता है और यानी कि सेटलमेंट में आ जाता है। यानी कि जातक 20 साल का हुआ, वहीं पे काम करना शुरू कर दिया, वहां से नौकरी हो गई, उसके बच्चे सब, मतलब जातक जल्दी से जल्दी सेटलमेंट कर लेता है, अपना घर वर बना लेता है, बच्चों की शादियां करनी हो, सब सेटलमेंट हो जाती है। ये क्यों दिखाता है? क्योंकि यहाँ पे 12वें घर का मालिक है इन तीनों के नक्षत्रों में। यानी कि मैंने बहुत समय पहले कई, आप मेरे अगर वीडियोस देखोगे तो मैंने 2 साल पहले या 3 साल पहले कई सारे वीडियोस बनाए थे सरकारी नौकरी के ऊपर। उनमें मैंने क्लियरली कहा था कि अगर सूर्य, गुरु और शनि दूसरे, छठे और आपके 12वें घर में हो और 10वें घर में हो, तो जातक को सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं, या फिर बहुत ही बड़ी सरकारी जैसे लाभ वाली कंपनियों में मैनेजमेंट के, या फिर ऐसे अच्छे योग बनते हैं। और अगर मंगल और चंद्रमा भी स्वर्ण ग्रह साथ दे दे तो वहां पे भी सरकारी नौकरी के योग। तो ये जातक तो पैदा ही सरकारी नौकरी के लिए हुआ, क्योंकि इसके योग है। और शनि का यहाँ पे होना, बात अगर आप शनि की करोगे तो शनि जो है वो वृश्चिक राशि में अपने जो है वो मित्र राशि में तो नहीं है, परंतु अपने ही स्व नक्षत्र में अनुराधा, शनि का ही नक्षत्र अनुराधा, यहाँ पे शनि अनुराधा नक्षत्र में है, छठे घर के स्वामी है। जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह जरूर है, लेकिन छठा घर नौकरी का है, 7वां घर व्यवसाय का है। अगर हम जातक के जीवन के अंदर कर्म और रोजगार को देखते हैं तो वहां पे तो शनि बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके हेल्थ के बारे में देखेंगे या फिर वैवाहिक जीवन के बारे में, तब जाके शनि जरूर गड़बड़ कर देता है। परंतु यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, जातक के छठे घर को देखोगे, तो ये दिखा देता है जातक को यहाँ पे कि जातक का छठा घर बहुत मजबूत है, क्योंकि छठे घर का मालिक चतुर्थ घर में गया, कमाएगा, उससे प्रॉपर्टी करेगा, खरीदेगा, और इस जातक की कमाई से बहुत सारी प्रॉपर्टियां, और प्रॉपर्टी क्योंकि चतुर्थ घर में बैठा है अनुराधा अपने ही नक्षत्र में, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी। और ये राशि कौन सी है? वृश्चिक, जो यहाँ पे दिखाती है कि मंगल की राशि है। मंगल भूमिपुत्र है, और भूमिपुत्र देवता जो है वो वहां पे सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो यानी कि मजबूती बना रहे हैं पूरी रूप से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पावरफुल जन्म कुंडली हो गई। आप इस जन्म कुंडली का अगर फलादेश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि शुक्र स्वराशि का बहुत मजबूत हो गया, बुध यहाँ पे राशि परिवर्तन राजयोग में है, ये भी बहुत मजबूत है। तो कुल मिला के कुंडली काफी अच्छी बन गई, और काफी ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा अच्छी बन गई। अब इसी को आप नवमांश में जाके देखोगे तो बहुत अच्छी और भी हो जाएगी। सबसे पहले आप जो है इसमें लग्नेश सूर्य को देखो, यहाँ पे सूर्य जो है वो कन्या राशि में है, यहाँ पे सूर्य जो है वो शुक्र के साथ वृषभ राशि में है। आपको मैंने जब मेरी नवमांश की वीडियो की सीरीज देखोगे तो आपको मैंने बताया है कि अगर जातक अगर पृथ्वी तत्व राशि है 2, 6 और 10, और अगर 2, 6, 10 राशियों के अंदर कोई ग्रह बैठा हो, और वो ग्रह अगर वृषभ राशि या मीन राशि में चला जाता है नवमास में, तो वो पुष्कर नवमास में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जातक का यहाँ पे सूर्य पुष्कर नवमास में है, और पुष्कर नवमास का भी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको वो भी देखिएगा, उसके क्या लाभ है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। शुक्र जो है वो आपका तुला राशि में है। तुला राशि यानी कि ये एक वायु तत्व राशि है, तो 3, 7 और 11, तो वायु तत्व राशि का मालिक भी अगर मीन राशि और वृषभ राशि में चला जाए तो वो भी पुष्कर नवमास में चला जाता है। मैंने आपको मेरे वीडियोस में पुष्कर नवमास के में बताया था कि अगर 3 या 3 से अधिक ग्रह पुष्कर नवमास में हो तो बहुत बड़े राजयोग में आ जाते हैं। इसके बाद देखिए कि सूर्य भी पुष्कर नवमास में, शुक्र भी पुष्कर नवमास में, शुक्र यहाँ पे स्वराशि का और नवमास में भी स्वराशि का,
तो कितना मजबूत हो गया। इसके बाद आप अगर शनि को देखोगे तो शनि यहाँ पे जो है वृश्चिक राशि में और नवमांश कुंडली में भी वृश्चिक राशि में, यानी कि राशि वर्गोत्तम। तो इससे बड़ा राजयोग क्या हो सकता है, यानी कि शनि का वर्गोत्तम होना बहुत बड़ा राजयोग है। दूसरा क्या है कि चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा यहाँ पे जो है वो धनु राशि में और आपका नवमांश कुंडली में सिंह राशि में। तो मैंने आपको नवमांश के बारे में, जब मैंने नवमांश की जो मेरी सारी वीडियोस की सीरीज है तो उसको देखोगे तो पता चलेगा कि अगर 1, 5 और 9 अगर अग्नि तत्व राशियों में कोई ग्रह बैठा है और नवमांश कुंडली में जो है वो अगर 7 और 9 में चला जाए तो पुष्कर नवमांश में हो जाता है। परंतु यहाँ पे सिंह राशि में तो पुष्कर नवमांश में तो नहीं है, परंतु यहाँ पे जो है वो आपका तत्व वर्गोत्तम हो गया, क्योंकि यहाँ पे अग्नि तत्व में और यहाँ पे भी अग्नि तत्व में। तो ये तो कोई बड़ा राजयोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ पे गिरा नहीं है, यहाँ पे मित्र राशि में और यहाँ पे भी मित्र राशि में, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके बाद केतु को देखोगे तो केतु जो है यहाँ पे मेष राशि में, यहाँ पे कन्या राशि में नवमांश में। तो ये तो कोई बड़ा राजयोग नहीं है, लेकिन कोई बड़ा तकलीफदायक भी विषय नहीं है। उसके बाद अगर आप देखते हो इन 3 ग्रहों को, सूर्य, गुरु और मंगल, तो हमने सूर्य को देखा पुष्कर नवमांश में था। गुरु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पे कन्या राशि में, बुध की राशि में, यानी कि इसका जो राशि स्वामी है वो बुध है और नवमांश में भी नवमांश पति भी बुध है, यानी कि दोनों में एक तरह से देखा जाए तो ये भी वर्गोत्तम की तरह हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी इसका नियंत्रक ग्रह जो है वो बुध है और नवमांश में भी नियंत्रक ग्रह बुध है। तो कितना मजबूत हो गया है जन्म कुंडली, बहुत मजबूत जन्म कुंडली हो गई। इसके बाद आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मंगल को, तो मंगल कन्या राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली में अपनी स्वराशि का मेष राशि में है और 10वें घर में। तो ये तो बहुत बड़ी मजबूत कुंडली बन गई। इसमें आप क्या देखते हो। फिर उसके बाद बुध को देखिए, बुध सिंह राशि में। तो मैंने आपको बताया था कि 1, 5 और 9 इन राशियों में हो जन्म कुंडली में कोई ग्रह और वो नवमांश कुंडली के अंदर 7 नंबर तुला राशि और 9 नंबर धनु राशि में चला जाए तो वो पुष्कर नवमास में, यानी कि इस जातक की जन्म कुंडली में 3 पुष्कर नवमास बैठे हैं, 3 नहीं 4 पुष्कर नवमास कहेंगे, क्योंकि सूर्य, शुक्र, राहु और आपका बुध, तो इतने पुष्कर नवमास है। तो यानी कि इस जातक को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जातक पैदा ही लाभ कमाने के लिए और अपनी आप ग्रोथ प्राप्त करने के लिए हुआ है। जन्म कुंडली मजबूत और उसके बाद नवमास में ये कभी कभी और इस तरह के लोग पैदा होते हैं, इस तरह की कुंडलियां आती है जो बहुत तेज दौड़ती है। ये आदमी चाहकर भी, इसको कितना भी लोग कोशिश करें डुबाने की या कुछ करने की, कुछ बिगाड़ने की, ये कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे रास्तों से, क्योंकि ये इनकी कुंडली मजबूत है। इनकी कुंडली इतनी मजबूत है कि ये जैसे ठोकर खाएंगे वैसे गिरेंगे नहीं कभी भी। तो ये मजबूत हो गई। इसलिए क्या है, इनको समय समय पे चाहे वो ज्योतिषीय कोई समाधान मिले या कोई किसी मित्र के द्वारा कोई सजेशन मिले या कोई गार्जियन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, कोई पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, कोई ना कोई ऐसा तरह से कोई ना कोई सजेशन मिलेगा जिससे कि ये उस ठोकर से गिरेंगे नहीं, बच जाएंगे और खाएंगे ही नहीं कोशिश, क्योंकि उनकी कुंडली इतनी मजबूत रहती है। वो लोग अपने आप ही, लोग कहते हैं यार हमारी किस्मत अच्छी है। किस्मत किसी की अच्छी नहीं है, उनके प्रारब्ध अच्छे हैं, उनके कर्म अच्छे हैं। पिछले जन्मों में उनके कर्म ऐसे होंगे कि जो है वो इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, इनके पिताओं ने ऐसे कर्म किए तो उनके ऐसे संतानें उत्पन्न हुई तो उसको लाभ मिला। ये इनकी जन्म कुंडली का सरकारी नौकरी के योग है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली फलादेश करें। साथ में अब अगर हम देखते हैं कि जातक अब क्या करना चाहते हैं, जैसे जातक का एक प्रश्न था कि जैसे 1957 में इनका बर्थ हुआ था, तो 1957 में बर्थ हुआ है तो अभी ये रिटायर हो चुके हैं। तो रिटायर होने के बाद अब जैसे ये इनका जो काम है, क्योंकि शनि मजबूत है, मंगल मजबूत है, तो कंस्ट्रक्शन के इनका काम है। तो ये जो है ठेकेदार टाइप के हैं और इन्होंने कुछ मार्केट बनाते हैं, कुछ जो है वो कॉलोनी बनाते हैं। तो अब कई सारे लोग आते हैं इनको बताने के लिए, समझाने के लिए कि आप हमारे साथ जुड़ो, हम पार्टनर बन जाते हैं, ये कर ले वो कर ले। लेकिन इनके साथ इस तरह की घटना जो है, यानी कि जो प्रलोभन देने वाले हैं या कहीं पे फंसने वाले काम है, वहां पे ये जाते नहीं। क्यों? क्योंकि कुंडली मजबूत है, गिरने नहीं देती है। तो इसलिए क्या है कि इनको अपने आप समझ में आया नहीं नहीं ये आदमी के साथ नहीं जाना, ये आदमी के साथ, क्योंकि इनकी कुंडली इतनी मजबूत है। फिर क्या है, दशाएं, इंसान की दशाएं अच्छी होनी चाहिए। जितने भी हमने ग्रह देखे उनकी सारे के सारे मजबूत है। यहाँ पे सिर्फ एक गुरु जो है वो 12वें घर में गया है, ये थोड़ा सा जरूर डाउन हुआ है। तो गुरु की दशा अभी लगी है। तो अभी जो इन्होंने चीजें करी हैं वो इनकी सफल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे सफल हो ही रही है और हो भी जाएगी, कोई इससे आवश्यकता नहीं है घबराने की। गुरु जो है वो थोड़ा सा जरूर 12वें घर में अड़चने डाला है, अड़चन में आया है,
परंतु इतना कोई खास नहीं। इसको आप कैसे समझोगे? इसको समझने के लिए आप जो है वो विनाष्टक वर्ग को समझो। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें विनाष्टक वर्ग इतना बढ़िया है नहीं, लेकिन मैं आपको जो है वो दूसरा सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जगन्नाथ हो रहा है, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। जो मैं पहले यूज कर रहा था वो पैड सॉफ्टवेयर है, वो इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर उससे भी बढ़िया है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, तो प्रॉपर्टी का जो भाव है सर्वाष्टक वर्ग, उसमें 21 पॉइंट है, थोड़े कम है। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लेकिन अपने पास खास रख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है कि बेचेंगे, तो प्रॉपर्टी बेचने का जो काम है, जिसमें कि आपके तीसरे घर में 30 पॉइंट बन रहे हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब अगर षटबल में देखते हो तो सारे ही ग्रह मजबूत हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो 21 पॉइंट है और यहाँ पे 30 पॉइंट है, यानी कि प्रॉपर्टी बना के बेचने में लाभ है। तो ये बना के बेचेंगे और उसमें लाभ अच्छा कमाएंगे। तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट बन गया, तो इसमें लाभ भी होगा और अच्छा कमाएंगे और कोई ज़्यादा पार्ट। अब इनके पॉइंट देखोगे तो 5वें घर में 25 और 7वें घर में 25 और 9वें घर में 27। तो यानी कि इनको कोई पार्टनर ऐसा मिलेगा ही नहीं जो धोखा दे दे। ये एक प्लस पॉइंट हो गया। अब अगर आप गुरु के विनाष्टक वर्ग को देखोगे तो गुरु के विनाष्टक वर्ग में व्यापार के घर में 2 पॉइंट है। तो गुरु की जो दशा चल रही है जातक को, आज की डेट में जो दशाएं चल रही है जातक को, यहाँ पे जो गुरु की चल रही है 2014 से, और गुरु के अंदर जो है अभी समय चल रहा है इनका जो है वो बुध का। तो यानी कि हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो गुरु की दशा में व्यापार के मामले में थोड़ा सा अभी धीरे चल रहा है, क्योंकि गुरु की दशा में 2 पॉइंट है। तो गुरु के हम इसको दान करा सकते हैं। गुरु थोड़े से टेढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे नवमांश में 12वें घर में आ गए, और अगर हम दशमांश में जाकर देखेंगे तो गुरु फिर भी वहां पे भी 12वें घर में है और तुला राशि में। तो 12वें घर का मतलब है कि डिले, धीरे, थोड़ा सा। वैसे तो क्या है, अगर हम अपनी पर्सनल बात करें व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत की भाई, तो व्यक्तिगत तौर पे तो इसको रिस्पॉन्सिबल जल्दी बनाता है। तो जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या है, सोच समझ के कार्य करता है, तो धीरे भी करता है और तेज भी करता है। तो उसी प्रकार के गुरु 12वें घर में तो सोच सोच के धीरे धीरे करेगा, क्योंकि वो एक तरह से जो है वो रिस्पॉन्सिबल वाले थ्योरी में आ गया है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो गुरु के पॉइंट यहाँ पे 2 है तो कम है। बुध के पॉइंट देखोगे तो व्यापार का अभी इस समय दशा चल रही है बुध की, तो बुध के पॉइंट जो है वो यहाँ पे 4 है। यानी कि बुध के पॉइंट ठीक है, तो कुछ ऐसी घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे पॉइंट जो है सिर्फ गुरु के गिरे, लेकिन जो उसके अंदर जो दशाएं आएगी, दूसरी जो दशाएं आएगी, जैसे बुध है, बुध के बाद केतु आएगा, तो यानी केतु 9वें घर का है, तो केतु थोड़ी बहुत दिक्कतें देगा, लेकिन वो भी कोई खास नहीं है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, तीसरे घर की है। तो तीसरा घर क्या है, चीजों को बिकवा देना है, कमीशन करना है, दलाली करना है। तो वहां पे इनकी जो प्रॉपर्टी जो है, जो अभी इन्होंने बनाई है, वो बिक जाएगी, तो उससे उसको लाभ हो जाएगा और लाभ के योग नजर आते हैं। तो ये इनको लाभ है। प्लस इनको क्या है कि अभी आने वाली दशाओं में थोड़ा धीरज रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध के बाद केतु अच्छा आएगा, लेकिन शुक्र जो है वो थोड़ा सा क्योंकि राहु के साथ है, तीसरे घर में है, तो थोड़ा सा इसको फंसाने की कोशिश है। क्योंकि राहु और केतु ऐसे होते हैं जो चलते चलते भी ठोकर मार देते हैं जातक को। तो इसलिए राहु की और केतु की दशाओं में थोड़ा सा जातक को ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक ही सजेशन देंगे, एक तो गुरु के दान करते रहें, जिसमें कि गुरु के लिए आप सबसे बढ़िया दान है गायों को गुड़ खिलाएं। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। लाल किताब के टोटके करो चाहे किसी भी तरह के टोटके करो, गायों को गुड़ खिलाना ये सबसे बड़ा दान है गुरु का। चाहे आप किसी के मंदिर में चाहे दाल चढ़ाओ, चाहे कुछ भी करो, गायों को दिया हुआ दान सबसे बड़ा है। तो ये यहाँ पे करें, गायों को गुड़ खिलाएं, ये करेंगे और करते भी हैं, लाभ होगा। कि यहाँ पे जो है वो ध्यान इतना ही रखना है, एक तो केतु का ध्यान रखें, तो केतु में इतना बुरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु 9वें घर में मेष राशि में, जिसका मालिक मंगल है, तो ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने का कार्य है शुक्र का। शुक्र राहु के साथ जुड़ा हुआ है, और वैसे तो डिग्रियों से तो नहीं है, फिर भी राहु की जो युति है इनके साथ। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे सूर्य जो है वो काफी अच्छा आएगा, तो 25 से फिर से इनका काम जो है काफी अच्छा हो जाएगा। यानी शुक्र को थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो 26.11 डिग्री विशाखा नक्षत्र में है। नवमांश में जरूर मजबूत है, परंतु विशाखा गुरु के नक्षत्र में, गुरु जन्म कुंडली के अंदर देखा जाए तो पंचम घर का मालिक है और 8वें घर का मालिक। 8वां घर क्या बुरा होता है, 5वां घर वैसे तो बुरा नहीं होता है, परंतु क्या होता है कि 10वें घर कर्म को देखते हैं, तो कर्म का 8वां है, कर्म की मृत्यु है। तो यानी कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी हमारे साथ
मतलब थोड़ी सी भी हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें, गुरु की दशा चल रही है, गुरु के दान करें, और शुक्र जो है वो गुरु के नक्षत्र में आएगा तो गुरु थोड़ा सा क्या ज्यादा एक्टिव हो जाएगा शुक्र के समय। तो यहाँ पे ही ध्यान देने की आवश्यकता है। कई लोग यहाँ पे मूर्ख बन के शुक्र के अंदर जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस समय क्या होता है जब आदमी का डूबने वाला भी होता है तो उसको बड़े बड़े प्रलोभन वाले लोग आएंगे फंसाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं डूबता है, वो एक डूबता है तो उसके साथ कई लोग और डूबते हैं और उसको डुबाने वाले भी आएंगे, क्योंकि जब कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा। एक अगर आप जुए में, सट्टे में, कसिनो में जाओगे तो अगर आप हारोगे तो कोई जीतेगा, कोई दूसरा हारेगा तो आप जीतोगे। तो इसी प्रकार जब तीसरे घर की दशाएं आती है और ऐसे प्रलोभन वाले ग्रह, शुक्र भी तो प्रलोभन का है, राहु उसके साथ छलावा है, और शुक्र जिसके नक्षत्र में है वो पांचवें घर का भी कारक है। तो ऐसे समय में कई बार क्या होता है कि संतान भी आ जाती है कि पापा जी जो हैं इस तरह का व्यापार कर लेते हैं, मेरे दोस्त के पास ऐसी पूरी प्लानिंग है, हम इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कर लें, वो कर लें, ये कर लेंगे, इस चक्कर में पूरा इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं, बैंकों से लोन ले लेते हैं और पूरी की पूरी हालत खराब। हमने तो कई सारी ऐसी कुंडलियां देखी है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे जो है अवेयर हो जाएं। जैसे शुक्र है, अब दिखने में तो बहुत मजबूत है, 9 मास में मजबूत, यहाँ पे भी मजबूत, परंतु यहाँ पे इसके नक्षत्र को देखने से पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमें पटक सकता है। अगर हम इसके विनाष्टक को देखेंगे तो शुक्र वीनस वीनस का विनाष्टक 4 पॉइंट दे रहा है, तो ठीक है, पॉइंट कोई खराब नहीं है, परंतु अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दसम घर में, यानी शुक्र का कर्म देखते हैं तो दसम घर में 3 ही पॉइंट है, तो ये कम है। तो इसलिए हमें इससे बच के रहने में लाभ है, इसमें ज्यादा जल्दीबाजी करने में लाभ नहीं। तो इसलिए अगर जितना भी हो सके, यानी कि गांधी जी का जो कहावत है कि कम खाना गम खाना, यानी कि जो है खाओ पचा के खाओ, तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के शुक्र की दशा में थोड़ा ध्यान रख लीजिए। बस अपने हिसाब से लोग थोड़ा बहुत करते रहिए। सूर्य की दशा में फिर से आराम से सूर्य चंद्र मंगल राहु आराम से कार्य करें, मजे ही मजे हैं। तो इस तरह से इस जन्म कुंडली का फलादेश है। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।